नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी उन्हें काफी भारी पड़ रही है। जहां एक तरफ मुंबई पुलिस कुणाल कामरा को समन पर समन भेज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बुक माई शो ने कॉमेडियन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने आज यानी शनिवार को कुणाल कामरा के खिलाफ कदम उठाते हुए अपने प्लेटफॉर्म बुक माई शो से स्टैंड अप कॉमेडियन का सारा कंटेंट हटा दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें वेबसाइट पर मौजूद सभी आर्टिस्ट की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही शिवसेना नेता राहुल कनाल ने पत्र लिखकर बुक माई शो से रिक्वेस्ट की थी कि वो एकनाथ शिंदे पर इस टिप्पणी के बाद कुणाल कामरा को प्लेटफॉर्म ना दे। इस वेबसाइट से कुणाल कामरा के अपकमिंग शोज की टिकटों की सेल की सुविधा ना देने का आग्रह किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर कुणाल कामरा के शोज की टिकटों की बिक्री जारी रही तो उसे उनकी बयानबाजी का समर्थन समझा जाएगा। ऐसे में लोगों के सेंटीमेंट्स और शहर की व्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। कुणाल कामरा के खिलाफ कहा गया था कि इस तरह की टिप्पणियां लोगों की भावनाओं को आहत कर सकती हैं और लोगों को भड़काने का काम कर सकती हैं। बुक माई शो उन्हें प्लेटफॉर्म देकर अनजाने में क्रेडिबिलिटी और रीच दे रहा है। अब ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो द्वारा अपने खिलाफ लिए गए एक्शन पर कुणाल कामरा का भी रिएक्शन आया है। कुछ देर पहले कुणाल कामरा ने ट्विटर पर बुक माई शो को टैग करते हुए उनसे सवाल किया। उन्होंने लिखा कि हेलो बुक माई शो, क्या आप प्लीज कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मेरे पास अपने शो लिस्ट करने के लिए आपका प्लेटफॉर्म है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की वजह से कारोबार पर होने वाले असर को लेकर टिप्पणी की है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि बड़े व्यवसाय टैरिफ को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ बने रहेंगे, लेकिन उनका ध्यान बड़े खूबसूरत सौदे पर है जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ट्रंप ने कहा कि यह काफी अहम है और इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐसे लगभग 100 देशों की लिस्ट जारी की है जिन पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। इस लिस्ट में भारत का भी नाम है। भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है। दरअसल टैरिफ किसी देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाला शुल्क है और इसका भुगतान सामान आयात करने वाली कंपनी अपने देश की सरकार को करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि टैरिफ का मुद्दा अब आगे बढ़ चुका है और जिन्हें हम दोस्त मानते थे उन्होंने दिखा दिया है कि वे वास्तव में किस तरह के बदलाव लाना चाहते हैं। जब अमेरिका जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं तो यहाँ की सरकार को बताना चाहिए कि अगर वे इसे $1 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है। वे अर्थव्यवस्था के बारे में झूठे आंकड़े पेश करते हैं, यहाँ तक कि प्रति व्यक्ति आंकड़े भी उनके अपने हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अगर कोई राशन पर निर्भर है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय वास्तव में कितनी होगी? अगर दिल्ली के लोग इसका जवाब नहीं दे सकते तो शायद यूपी के लोग दे सकते हैं। अखिलेश ने कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक वे जान गंवाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों की गिनती भी नहीं कर पाए हैं। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक भद्राद्री कोठागुडेम जिले में शनिवार को 86 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। भद्राद्री कोठागुडेम जिला छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर से लगा हुआ है। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले अधिकतर माओवादी छत्तीसगढ़ के हैं। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक भद्राद्री कोठागुडेम जिले में मल्टी जोन 1 पुलिस महानिरीक्षक चंद्रशेखर रेड्डी के सामने 86 माओवादियों ने सरेंडर किया। आईजी रेड्डी ने दावा किया कि 66 पुरुष और 20 महिला माओवादियों में से अधिकतर छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन चेयुथा से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों को तुरंत सहायता के तौर पर सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपए का चेक दिया गया है। आईजी ने बताया कि इस साल पिछले 3 महीनों में अब तक कम से कम 224 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने शनिवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख की किताब डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। पीटीआई के मुताबिक एक्स पर एक पोस्ट में बारामती से सांसद ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी सरकार में राज्य के गृह मंत्री के रूप में काम करने वाले देशमुख ने किताब में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं।
सुले ने लिखा कि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की किताब डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने किताब में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। यह स्पष्ट है कि अगर इस पर प्रतिबंध लगाया गया तो अभिव्यक्ति की आवाज दब जाएगी। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि वह निजी स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की अनुमति दे रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा माफिया के हवाले कर दिया है। सिसोदिया ने कहा कि जब से दिल्ली में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, लोग परेशान हैं। अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, लंबे समय तक बिजली कटौती होती है और अब निजी स्कूल फीस बढ़ाकर अभिभावकों को लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब सरकार के खिलाफ खबर लिखने से पहले थाने और अदालत के चक्कर मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल अचूक संघर्ष के संपादक अमित मौर्य ने परिवहन मंत्रालय या सरकारी नीतियों के खिलाफ खबरें प्रकाशित की, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। उन्होंने अपने मुख्य पेज पर परिवहन मंत्री दयाशंकर के कारनामे उजागर किए थे और पूरी खबर में समझाया था कि कैसे परिवहन विभाग भ्रष्टाचार की मंडी बन गया है, कैसे ओवरलोडिंग से हर जिले में 25 से 30 करोड़ की अवैध कमाई की जा रही है, जिसमें सिपाही से लेकर ARTO सबकी हिस्सेदारी बंधी हुई है और SIT जांच में दोषी पाए गए अधिकारी आज भी मलाईदार पदों पर मौज कर रहे हैं और मंत्री दयाशंकर निष्क्रिय हैं। भाजपा सरकार आंख मूंदकर बैठी है। खबर के बाद भ्रष्टाचार की जांच तो नहीं हुई, लेकिन पत्रकार के खिलाफ FIR हो गई, जिसमें सरकारी अधिकारी ने ये तक लिखा कि इन पर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दरअसल उनकी रिपोर्टिंग से सत्ता को असहज करने वाली जानकारी जनता तक पहुंची, जिसके कारण पुलिस की कार्रवाई और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वहीं इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग अमित मौर्य के साथ खड़े दिख रहे हैं और मुहिम भी चला रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समुदाय के विरोध की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सिर आंखों पर, लेकिन हकीकत है कि मेरे नेता रामविलास पासवान ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान की ओर से लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं। चिराग पासवान का समर्पण न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे पिता के विचारों के प्रति है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में लोकसभा और फिर राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है और बिहार में एनडीए के प्रमुख दल नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस विधेयक के पक्ष में वोटिंग की थी। उसके बाद से जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हैं और कुछ ने तो पार्टी छोड़ भी दी है। खबरों के मुताबिक मुसलमानों के एक वर्ग में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रति भी नाराजगी है। पटना के जेडीयू कार्यालय में शनिवार दोपहर को पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने वक्फ संशोधन बिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशरफ अंसारी, MLC गुलाम गौस, पूर्व सांसद कहकशा प्रवीण, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्ला, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफसल अब्बास और पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरा समेत कई अल्पसंख्यक नेता मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में अंजुम आरा ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी ने जेपीसी के सामने 5 प्रस्ताव रखे थे, जिसे सरकार ने मान लिया। हमारे नेता नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के बुनियादी सवालों पर हमेशा काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। उनके रहते मुसलमानों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने बोलना शुरू किया, तभी एक पत्रकार ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को लेकर सवाल पूछ लिया और इस सवाल के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक खत्म कर दी गई। जेडीयू की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि वक्फ संशोधन बिल पार्टी के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करने के बाद ही पारित हुआ है। प्रेस नोट में बताया गया कि जेडीयू ने 5 सुझाव रखे थे। पहला, जमीन राज्य का विषय है, इसीलिए नए कानून में इसकी प्राथमिकता बनी रहे। दूसरा, यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो। तीसरा, अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है,
लेकिन उस पर धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद या दरगाह मौजूद हैं तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए और उसका दर्जा बरकरार रहे। चौथा, वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों के निपटारे का अधिकार जिला अधिकारी से ऊपर के अधिकारी को दिया जाए। और पांचवा, कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के डिजिटलीकरण की समय सीमा 6 महीने तक बढ़ाई जाए। प्रेस नोट में आगे लिखा है कि इन संशोधनों के बाद वक्फ बिल को लेकर किसी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र और महाराष्ट्र भाजपा के शीर्ष नेता वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए समर्थन मांगने के लिए उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी के संपर्क में हैं। राउत ने आरोप लगाया कि सरकार ने भ्रष्टाचार को कानूनी ढांचे में लाने और भाजपा के प्रिय उद्योगपतियों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की जमीन हड़पने के लिए यह विधेयक लाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने लोकसभा में विधेयक का समर्थन करने के लिए नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी पर भी आखिरी क्षण तक दबाव डाला। हालांकि बीजेडी ने विधेयक का विरोध किया, लेकिन उसने अपने सदस्यों को कोई व्हिप जारी नहीं किया और उन्हें अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान करने के लिए कहा। कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति पद की शपथ ली है। जस्टिस यशवंत वर्मा को चीफ जस्टिस के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने यशवंत वर्मा को शपथ दिलाई। जजों का शपथ ग्रहण आमतौर पर चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में होता है, जिसमें हाई कोर्ट के सभी जज और सीनियर अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन विवादों के चलते जस्टिस यशवंत वर्मा को चीफ जस्टिस के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। बता दें कि कैश कांड के आरोपों में घिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट किए जाने की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार ने 28 मार्च को कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में वह 9वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर होने की वजह से वह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायिक कामकाज नहीं करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक उनके न्यायिक कामकाज पर रोक लगाई है। साथ ही बता दें कि इससे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने आंदोलन किया था। हालांकि उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। वकीलों की यह हड़ताल जस्टिस यशवंत वर्मा के न्यायिक कार्य पर रोक लगने के बाद स्थगित हुई थी। वहीं आंदोलन के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 26 और 27 अप्रैल को प्रयागराज में नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे देशों के शीर्ष नेताओं को दिए जाने वाले सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कुमारा अनुरा दिसानायके ने कहा कि पीएम मोदी इस सम्मान के वास्तविक हकदार हैं। उन्होंने कहा कि 2008 में शुरू हुआ ये प्रतिष्ठित सम्मान विदेशी शासनाध्यक्षों को उनकी मित्रता के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का इस सम्मान पर हक बनता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े समझौते हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.